नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म कटियारी एकेडमी पर। चलिए सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज हम लोग यूपी पुलिस, लेखपाल, होमगार्ड, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी विभिन्न वनडे एग्जाम्स के लिए जीएस के पीवाईक्यू पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उनको हम लोग लेकर के आए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? प्रश्न कह रहा है कुचिपुड़ी जो नृत्य है की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो जो कुचिपुड़ी है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। वहीं केरल के हम लोग देखते हैं तो मोहिनीअट्टम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मोहिनीअट्टम मिलेगा। दूसरा आपको कथकली मिलेगा। क्या मिलेगा? कथकली मिलेगा। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मयूर नृत्य होगा। मयूर नृत्य। चरुकुला कहाँ? ब्रज, मथुरा में है चरुकुला। मयूर नृत्य बुंदेलखंड में है, ये ब्रज क्षेत्र में है। कहाँ है? ब्रज क्षेत्र, खासकर मथुरा। कहाँ है? मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का क्या तत्व नहीं है? कृति, पदम, स्थाई या ठुमरी? तो क्या ठुमरी नहीं है? कर्नाटक संगीत में तीनों शामिल हैं। कर्नाटक संगीत के तत्व हैं, ठुमरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? प्रश्न है कि कौन सा लोक संगीत है वो तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? बिल्लूपट्टू, अम्मा नेवारी, खूब कैसी या नाट्यपुरा? तो खूब कैसी ये तमिलनाडु से इसका संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ, कौन सा? का विकास कहाँ हुआ? शाही दरबार में। वो कौन सा है? सोहर, लावड़ी, मांड या डांडिया? आपको डांडिया पता है, ये गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात का डांडिया क्या है? नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। तो वहीं हम सोहर की बात करें, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में का गायन होता है। गायन होता है कब? बच्चों के जन्म के समय। बच्चों के जन्म के समय का गायन होता है। तो क्या होगा? मांड। मांड या राजस्थान में शाही दरबार में इसका विकास हुआ। मांड का विकास राजस्थान में हुआ, शाही दरबार में हुआ। डांडिया गुजरात का नृत्य है। सोहर उत्तर प्रदेश में जब बच्चों का जन्म होता है तब जन्म के समय सोहर गाया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है?
दरअसल जो बैगा है वो मध्य प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? मध्य प्रदेश। तो वहीं से वह बैगा जनजाति है। वो लोक संगीत भी उसी के नाम पर पड़ गया। बैगा लोक संगीत कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में पार्लियामेंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों पार्लियामेंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई? दरअसल भारत परिषद अधिनियम 1909 शुरुआत कब हुई? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए। जो मार्ले थे भारत के राज्य सचिव थे। मिंटो भारत के वायसराय थे। मिंटो भारत में वायसराय थे। जो मार्ले थे भारत का राज्य सचिव था। इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार 1909 हुए। तो इसका जो 1909 पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब है सांप्रदायिक। मुसलमानों को क्या दिया गया था? मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। का मतलब है जो रिजर्वेशन क्षेत्र थे वहां केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं। क्या हुआ? मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? पृथक निर्वाचन मंडल अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। क्या कहा गया? कहा गया। मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया क्योंकि उन्होंने बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रवाद, दरअसल बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? राष्ट्रवाद बढ़ रहा था अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए जो मिंटो थे इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की थी? पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? प्रश्न कह रहा है जो 1919 का एक्ट था उसमें भारत के राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 60 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 60। कुल 60 सदस्य थे 1919 के अधिनियम में जब राज्य परिषद में सदस्यों का विस्तार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट है वो आपका 1784 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1784 में। इसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हेतु कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया।
इसके द्वारा राजनीतिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को अलग किया गया है। जो वाणिज्यिक गतिविधियां थी और राजनीतिक, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दी गई। किसके अधीन हो गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन हो गई। जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दी गई। अर्थात 1784 में जो वह पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर गतिविधियां और व्यापारिक गतिविधियों को अलग किया गया, तथा जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दी गई, और जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 1784 अभी मैंने पढ़ाया था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके तहत राजनीतिक गतिविधियां दी गई थी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था के अधीन वाणिज्यिक या व्यापार से संबंधित गतिविधियां को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर, किसके स्थान पर, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया? प्रश्न कह रहा है कलकत्ता से राजधानी कहाँ बनाई गई? दिल्ली, दिल्ली राजधानी बनाई गई। कब बनाई गई दिल्ली? 1912 में। दरअसल इसकी घोषणा कब होती है? घोषणा 1911 में एक दिल्ली दरबार होता है। क्या होता है? दिल्ली दरबार आयोजन किया जाता है। जॉर्ज पंचम, पंचम 1911 में एक दिल्ली दरबार होता है। दिल्ली दरबार के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम थे। तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि अभी तक ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता है। अब कलकत्ता से राजधानी कहाँ ट्रांसफर की जाएगी? दिल्ली में ट्रांसफर की जाएगी। इसकी घोषणा कब की? 1911 में की। किसने की? जॉर्ज पंचम ने की। लेकिन जो दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। ट्रांसफर कब हुआ? 1912 में। घोषणा तो 1911 में दिल्ली दरबार के समय जॉर्ज पंचम ने कर दी थी, परंतु दिल्ली दरबार के बाद 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। क्या की गई? भारत की राजधानी बनाई गई। दरअसल दिल्ली जो भारत की राजधानी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कलकत्ता से उत्तर भारत को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली इसलिए राजधानी बनाई गई थी जो उत्तर भारत को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली मुख्य रूप से जरूरी था। इसलिए दिल्ली को क्या किया गया? केंद्र में। इसलिए दिल्ली को राजधानी घोषणा की गई। कब की गई? 1911 में जॉर्ज पंचम ने की, और 1912 में राजधानी बनी। हाँ, नेक्स्ट ये जो प्रश्न कह रहा था कि मार्लेमिंटो अधिनियम, अधिनियम कौन सा था? मार्लेमिंटो 1919 का, सॉरी 1909 का मार्लेमिंटो अधिनियम था। कब था? 1909। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है? यहाँ काल क्रम पूछ रहा, तो सबसे पहले आपको पता ही पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल है, फिर आपका नव पाषाण, नव पाषाण काल है। तो सब
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सबसे पहले क्या है, पूरा पाषाण काल, के बाद में नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है? अर्थात प्रश्न कह रहा है जो भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। रायसेन जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके खोजकर्ता कौन है? पीसीएस में यही प्रश्न पूछा गया था, खोजकर्ता कौन है? यस, वाकड़कर। एस वाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की थी। किसकी? भीमबेटका की। यहाँ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? चित्रकारी, चित्रकला, चित्रकारी या चित्र कला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। इसकी खोज की थी बी एस वाकड़कर महोदय ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरातत्व एएसआई का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को क्या कहा जाता है? कनिंघम को एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में स्थापना की थी। किसने की थी? स्थापना की कनिंघम महोदय ने। कब की थी? 1861 में। भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। कब की? 1861 ईस्वी में की। किसने की? कनिंघम महोदय ने की, अलेक्जेंडर कनिंघम। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? प्रश्न कह रहा है कि किस युग में या किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? तो आपको जानकारी है कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ही लोगों का जीवन कैसा था? आखेट अर्थात शिकारी प्रवृत्ति के लोग थे। शिकारी, शिकार खेलना इनका क्या सबसे पसंदीदा काम था? शिकार खेलना। शिकार पे ही लोग निर्भर थे। तो इसीलिए जब शिकार करेंगे, शिकार करने के लिए औजारों की जरूरत होगी, औजारों की जरूरत होगी। अर्थात पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, क्योंकि उस समय का जीवन ही शिकारी या शिकार प्रवृत्ति का था। शिकार के द्वारा लोगों को भोजन की प्राप्ति होती थी। अर्थात इसके लिए उन्हें औजारों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग है, निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। क्या जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म, कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 भी इसको कहा जाता है। कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 भी इसको कहा जाता है। तो इसके द्वारा क्या जीवाश्मों की आयु निर्धारण की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? निम्नलिखित में से जो कौन सा कारक है किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? सागर की लहरें, बताइएगा। सागर की लहरें, दो शहरों के बीच की दूरी, उच्चावच आकृतियां या अक्षांश? दरअसल जो दो शहरों की दूरी, इसका कोई संबंध नहीं है, इसका जलवायु से कोई संबंध नहीं है। दो शहरों के बीच की दूरी कुछ भी हो, 1 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सागर की लहरों से जलवायु से संबंधित है। सागर की लहरें, उच्चावच आकृतियां मतलब घाटियां, पर्वत, पठार, अक्षांश, ये सब जलवायु को नियंत्रित करते हैं। दो सागरों के बीच की दूरी का इससे कोई संबंध नहीं है। दो शहरों के बीच की दूरी का कोई इससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई क्या है? एवरेज ऊंचाई पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई क्या है? 600 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 900 मीटर? जो भारत के पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। कितने मीटर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 600 मीटर है। औसत ऊंचाई 600 मीटर। दरअसल इसके जो उत्तरी भाग में, जो इस तरीके से आपका पूर्वी घाट है, यहाँ आपका है तमिलनाडु। उड़ीसा से लेके कहाँ तक इसका विस्तार है? तमिलनाडु तक। इसका यहाँ लगभग 200 मीटर चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। वहीं तमिलनाडु में इसकी 100 मीटर चौड़ाई है। अर्थात या उत्तर में तो चौड़ा है और दक्षिण में क्या, सकरा है। लेकिन इसकी पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। उत्तर में इसकी चौड़ाई 200 मीटर है और तमिलनाडु में अर्थात दक्षिण में इसकी चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर कराकोरम रेंज में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वत है कराकोरम रेंज में अवस्थित है? त्रिशूल, केटू, कामेट या नंदा देवी? तो गार्डविन ऑस्टिन, कौन सा? केटू या गार्डविन? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर कराकोरम रेंज में स्थित है? केटू या गार्डविन ऑस्टिन? त्रिशूल कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कामेत भी उत्तराखंड में है और नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो केटू है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। केटू कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और चीन के जंक्शन पर है। जंक्शन पर स्थित है। नंदा देवी 7800 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 7800 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो त्रिशूल है 7100 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड में यह भी है। कामेत भी उत्तराखंड में है।
लगभग 7700 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिन पर पे बने हैं। कह रहा है कि जो बांध हैं उनकी नदियों से संबंधित किस नदी से कौन सा बांध संबंधित है, यही प्रश्न कह रहा है। एक तरफ है हीराकुंड, चंबल नदी, नागार्जुन सागर, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, कृष्णा नदी, टिहरी बांध, महानदी और राणा प्रताप सागर बांध भागीरथी नदी पर। उनको सुमेलित करना है। तो आपको देखिएगा हीराकुंड बांध कहाँ है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। तो चंबल नदी क्या उड़ीसा में है? नहीं है। महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर, अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन कृष्ण की दोस्ती थी। तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। नदी पे है? नर्मदा नदी पर है। टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पे है। कहाँ है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। जो राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर। तो मिलाइएगा हीराकुंड, महानदी चौथा, एक का चौथा, हीराकुंड महानदी चौथा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तीन, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर। और राणा प्रताप बांध कहाँ है? चंबल नदी पर। तो बी इज ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। खरीफ फसल, सबसे सिंपल प्रश्न है। खरीफ फसल कौन सी होती है? खरीफ फसल तो जून जुलाई में बोई जाती हो। जून जुलाई में जिनको बोया जाता हो। और अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता हो। सरसों, चना, गेहूँ नहीं, कौन सा? चावल। चावल जून जुलाई में जिसको लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में जिन फसलों को काटा जाता है उन्हें हम खरीफ की फसलें रखते हैं। जैसे मक्का हो गई, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। सरसों, चना, जौ रबी की फसलें। किसकी है? रबी की फसलें हैं। वर्ष 1947 से 1990 तक की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? प्रश्न कह रहा है कि 1947 अर्थात भारत जब से आजाद हुआ वहां से 1990 तक की अवधि के दौरान भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया? कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया? 1947 से 1990 तक की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी की गई या लागू किया गया? 9, 7, 6 या 8? तो काउंटिंग कर लीजिएगा। 7 होगी। पहली 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966, फिर आपका योजना अवकाश आ जाता है 66 से 69, चौथी आपका 69 से 1974, पांचवी
1974 से 1979 होना चाहिए था। दरअसल एक साल पहले ही जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने क्या किया, एक साल पहले ही, तो 79 के बजाय 1978 में समाप्त कर दिया था, इसीलिए इसका 1978 इसको काउंट किया जाता है। छठवीं, फिर 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। फिर जो छठी थी 1980 से इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब चालू की गई थी 1980 से 1985, और सातवीं 1985 से 90, अर्थात 90 तक पूछ रहा है। तो कितनी थी, 7 हुई हैं। 7 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? महालनोबिस का पूरा नाम क्या था? पीसी महालनोबिस। महालनोबिस का पूरा नाम था, क्या नाम था? पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, या तृतीय पंचवर्षीय योजना है? तो पीसी महालनोबिस के विचारों पर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल थी। पहली हैरार डोमर मॉडल था। क्या था मॉडल? प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं हैरार डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं थी वो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजनाएं डीपी धर के विचारों पर आधारित थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं हैं भारी उद्योग, भारी औद्योगिक, अर्थात भारी उद्योग पर आधारित थी। इसी में दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला संयंत्रों की स्थापना हुई थी। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया गया था। भिलाई में लगाया गया था। भिलाई का राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, ये रूस के सहयोग से। भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग के द्वारा दुर्गापुर की स्थापना हुई थी। रूस के सहयोग से भिलाई की स्थापना हुई थी, और राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से यहाँ संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, मैंने बताया ना अभी, कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। उद्योग पर कौन सी आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? थ्री पंचवर्षीय योजनाएं आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, त्वरित औद्योगिकरण, अदायगी संतुलन, या परिवार नियोजन कार्यक्रम। दरअसल परिवार नियोजन कार्यक्रम तो बाद में चलाया गया था 1975 में। तो त्वरित औद्योगिकरण जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी 1956 से 1961, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। किस पे? पीसी महालनोबिस पर आधारित थे। त्वरित औद्योगिकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? एक मिनट जरा, हाँ बताइएगा, अंतिम प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? पंचवर्षीय योजना पांचवी, चौथी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है या छठी पंचवर्षीय योजना है? गरीबी उन्मूलन के समय में कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना है। चलिए आज इतने प्रश्न रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।